सो मैं बात कर रहा था पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। पिछले लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यही था ना। चलो याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें, जल्दी से बोलो बोलो। यही था, ऐसा ही कुछ था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये होगा आई कैप, ये होगा माइनस आई कैप डायरेक्शन वाइज। ये होगा जे कैप, ये होगा माइनस जे कैप डायरेक्शन वाइज। ओके। उसके अलावा इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अगर कोई वेक्टर बीच में है तो साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। कोई वेक्टर इधर बीच में है तो साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट को पहले बोला जाता है, नॉर्थ और साउथ को पहले लिया जाता है। और अगर कोई वेक्टर इधर बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, और कोई वेक्टर इधर बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो वापस से। तो क्या सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में, जल्दी से बोलो। एक वेक्टर है यहाँ, और सपोज इधर एंगल बन रहा है अल्फा। वेक्टर का नाम लिया मैंने वी बार, राइट। अब मुझे इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है ना। आपको पता है जिस क्वाड्रेंट में वो होता है, उस क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस और उस क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस, ये उसके कंपोनेंट होते हैं। एक्स एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, बराबर है। तो जल्दी से बोलो, यहाँ पे कितना लिखूं मैं लिखूं, ये दोनों भी वेलोसिटी मतलब v के कंपोनेंट है, तो इधर v आएगा ना। तो v के साथ क्या लिखूं, साइन की कॉस। साइन, इधर एंगल नहीं बन रहा है तो उधर क्या दिया जाता है, साइन। और जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस, राइट। जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं बनते हुए दिख रहा है उधर साइन, हमेशा से sin नहीं रे साइन। और फिर उसके बाद अब वो वेक्टर मुझे लिखना है, ये तो उसके कंपोनेंट हुए बस, ये कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड हुए। अब मुझे वो वेक्टर पूरा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे पूरा बोलो। तो पहले उसका क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट, मतलब v साइन अल्फा, बराबर है। और ये एक्स एक्सिस है तो कौन सा है, आई कैप। और ये v cos अल्फा, v cos अल्फा दूसरा। और इसका डायरेक्शन कौन है, j कैप। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अरे हाँ या ना। हाँ अब बोलो, यही सीखा था हमने ऑलरेडी। अब एक एक वेक्टर लेता हूँ मैं, जस्ट रैंडमली कौन सा भी, हाँ इधर एक वेक्टर लेता हूँ चलो। ये वेक्टर है लेट्स से p बार, राइट। और ये एंगल मैंने तुम्हें थीटा दे दिया, क्या दिया, थीटा। तो अब बताओ, बस यस और नो बताओ, उसके ये दो दो कंपोनेंट ये रहेंगे, है या ना। बिकॉज वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ p का दो, हॉरिजॉन्टल को दो कि वर्टिकल, सॉरी कॉस किसको दो, हॉरिजॉन्टल को दो कि वर्टिकल को दो। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल ये है, इधर एंगल बनते हुए दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, तो उसको कॉस कैसे देंगे, कॉस उस तरफ देते हैं जिस तरफ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो बोलो इधर क्या रहेगा, p कॉस, इधर एंगल क्या है थीटा, और ये क्या रहेगा p साइन थीटा। वो भी नहीं समझा, कॉस किस तरफ बनता है, दिया जाता है जिधर एंगल बन रहा है। तो चलो वेक्टर p बार तुम मुझे बताओगे, मैं लिखूंगा, बोलो p बार। पहले पहले ना, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा जाता है, तो बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, p cos थीटा, है ना। बट उसका डायरेक्शन क्या है, तो माइनस पहले लिखने का और बाद में आई कैप लिखने का, ठीक है। और फिर वर्टिकल कंपोनेंट कौन है बोलो, p sin थीटा, और डायरेक्शन कौन है, j कैप। तो प्लस p sin थीटा j कैप। बोलो बाउंसर गया, हाँ। अरे क्लियर है कि नहीं है, ओके। अब अगर एक वेक्टर मैंने इधर लिया, इधर एक वेक्टर लिया, ठीक है, एंगल लिया बीटा, एंगल लिया बीटा, और वेक्टर का नाम लिया सी बार सपोज, ठीक है। तो जल्दी से बोलो, ये होगा तुम्हारा वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, शाबाश। क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ कॉस किसको दो, वर्टिकल को दो कि हॉरिजॉन्टल को दो, हाँ, या इसको देना चाहिए। तो ये आएगा सी कॉस बीटा, बीटा एंगल है ना। और इधर आएगा सी कॉस, नहीं, सी साइन बीटा, सी, ये इसको ऊपर लिख देता हूँ, पीछे वाले को थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। हाँ अब बोलो, तो मेरे को लिखने के लिए जगह रहेगी ना इस वाले।
तो सी कॉस थीटा, थीटा थीटा नहीं बीटा, बीटा है, साइन साइन सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब सही है। बोलो, अब कर लिया। अब वेक्टर बताओ जल्दी से। पहले पहले क्या बताओगे? हाँ कॉस सी, बुरा बताओ ना यार, आधा अधूरा बताते हो। हाँ माइनस सी साइन बीटा आई कैप, माइनस क्यों? क्योंकि माइनस आई कैप है वो, और ये सी कॉस बीटा है बट ये माइनस जे कैप, तो माइनस पहले सी कॉस बीटा जे कैप, अरे आया ना? ओके। और फाइनल टू फाइनल अगर एक वेक्टर अभी इधर लिया, इधर लिया है ना, ओके, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बट ठीक है ना, अभी इतने सारे क्यों लेते बैठे। ओके बट तुम यहाँ से अभी एक बात नोटिस करो, देखो ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो आई कैप और जे कैप दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद ये वेक्टर कहाँ था? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आई कैप मतलब एक्स निगेटिव है और वाई क्या है, इसलिए आई कैप निगेटिव और जे कैप पॉजिटिव, आई कैप निगेटिव जे कैप पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, इसलिए आई भी निगेटिव है और जे भी निगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम लोग ना ये माइनस प्लस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं आगे इधर आन दो, यहाँ अगर सपोज मान लो वेक्टर का एक वेक्टर है, लेट्स से तुमको वेक्टर का क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मैं बस उसका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। तो एक वेक्टर है, वेक्टर में माइनस आई कैप है और माइनस जे कैप है, फिर माइनस आई कैप है प्लस जे कैप, फिर उसके बाद प्लस आई कैप है प्लस जे कैप, और उसके बाद प्लस आई कैप है माइनस जे कैप है, बराबर है। अब तुम लोग आइडेंटिफाई करो क्वाड्रेंट, ठीक है, और डायरेक्शन। चलो बताओ ये कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा? हाँ, अरे कितना सिंपल है, सोच क्या रहे हो, आंसर दो। आई निगेटिव जे निगेटिव, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे हाँ या नहीं? और थर्ड क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट होता है, क्या होता है? नहीं होता है क्या? ये साउथ और वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब बताओ, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सही बोला। और डायरेक्शन बताओ, इधर नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ वेस्ट, ओके। उसके बाद बोलो, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? शाबाश, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। और उसके बाद एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, शाबाश। हाँ, साउथ ईस्ट। क्लियर है ये कि बाउंसर है? ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, वेक्टर को प्रॉपर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ओके, अब आगे सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब मैंने इसका थ्योरी तुम्हें अभी तक दिया नहीं, हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे, थ्योरी अभी तक सीखा ही नहीं, जो स्टेट बोर्ड में तुम्हारे स्कूल के लिए चाहिए, राइट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का थ्योरी देता हूं मैं तुमको। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है मैंने लिखवाया ना तुमको, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करना मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, आगे दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? व्हेन कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं भाई? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप 99% टाइम्स आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से डील करने वाले हो फिजिक्स में। तो जब भी कंपोनेंट एक दूसरे को क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो,
हमने v बार के दो कंपोनेंट ढूंढ लिए थे, एक आया था हॉरिजॉन्टल v sin अल्फा और दूसरा आया था वर्टिकल v cos अल्फा। और v sin अल्फा और v cos अल्फा आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या बोले जाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इधर भी देखो c sin बीटा और c cos बीटा आपस में कैसे? परपेंडिकुलर है, तो अगेन उनको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही ढूंढ रहे हैं, समझा क्या? अच्छा, अब मैं तुम्हें रिजोल्यूशन कैसे करते वो थोड़ी ना सिखाने जा रहा हूँ, वो तो मैंने सिखा दिया है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे टेक्स्ट बुक का थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है? सो आगे सुनना। तो ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है? और ये मैंने लिया एक वेक्टर यहाँ पे बीच में, इस वेक्टर को मैंने आर बार बोला, इसके एंगल को मैंने थीटा बोला, और मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड components of rectangular components. Be very specific. We have to find rectangular components of vector r bar. वेक्टर आर बार के आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, तो बहुत सिंपल है। वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है एक्चुअली कैसे करना है, बट तुम्हारे बुक में कैसे करते हैं, इधर आन दो। इसके टिप से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया? वो परपेंडिकुलर कहाँ लैंड हुआ उसको एक पॉइंट बोल दो, जहां लैंड हुआ उसको एम बोल दिया। तो ये ओरिजिन से लेके एम तक ये जो डिस्टेंस है, ये ओ टू एम, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर बार। आर बार का कौन सा कंपोनेंट बोलो? हॉरिजॉन्टल। और फिर अभी इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ये परपेंडिकुलर मान लो एन पे लैंड हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये ओ एम हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ओ एन हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? तो मैं इधर क्या लिखूंगा बोलो? ओ एम बार। क्या है ओ एम बार? ओ टू एम कौन है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, आर बार, ठीक है? और ओ एन बार क्या रहेगा बोलो? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर बार, ठीक है? एक और चीज, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बोलने में बहुत बोर हो जाता है, इसलिए मैं सिंपली इसको बोल देता हूँ आर एक्स बार, और इसको बोल रहा हूँ आर वाई बार, ठीक है? आर मतलब जिसका हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, और एक्स का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट? तो आर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आर वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। दोबारा इधर आन दो, बोलो। तुम्हें बाउंसर गया है क्या ये? वापस किसके कंपोनेंट निकालने हैं आपको? आर बार के। जिसके भी कंपोनेंट निकालने हैं उसके टिप से क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। एक एक्स एक्सिस को और एक, तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बोलेंगे और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को वर्टिकल वाला कंपोनेंट बोलेंगे। तो ओ एम बार और ओ एन बार बोरिंग नेम है, इसलिए हमने उनको नेम क्या कर दिया बोलो? आर एक्स बार। इसको आर एक्स बार, इसको क्या नाम कर दिया? आर वाई बार, बराबर है? तो अब बताओ आर बार जो है वो किसका रिजल्टेंट है? आर बार बाई रिजल्टेंट है आर एक्स बार का और आर वाई बार का। अगर ये दोनों एक दूसरे इसके कंपोनेंट है, तो फिर इन दोनों का ये कौन हुआ? रिजल्टेंट, राइट? तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। गलत दिखाई गया ये? अरे आर एक्स बार और आर वाई बार किसके कंपोनेंट है? आर बार के। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे सुनना। तो आर बार इज इक्वल टू, सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी। तो एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर, ये एक वेक्टर है, तो हर वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और, तो सोच के बताओ आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड में जस्ट आर एक्स ले सकता हूँ क्या? अरे ए बार का मैग्नीट्यूड क्या लिया जाता है? ए, ऐसे लिया जाता है, या फिर ऐसे लिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। एक तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो वैसे आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा? आर एक्स। और तुझे पता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैं खाली ऐसा लिखूं तो रॉन्ग हो जाएगा, मुझे साथ में क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो आर एक्स बार की डायरेक्शन क्या है बोलो? एक्स एक्सिस, आई कैप। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, कितना सिंपल है। और वाई एक्सिस कौन है? वो आर, हाँ, तो आर वाई जे कैप, आर वाई जे कैप। अब भी नहीं समझा? वापस बोलो, मेरे पास कौन रिजल्टेंट वेक्टर कौन था बोलो? आर बार। इसके मैंने कंपोनेंट ढूंढ लिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक, वो प्रोसेस तुम्हें पता है टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या रखा? आर एक्स बार। वर्टिकल कंपोनेंट का नाम, हर वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और, तो आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड आर एक्स, जस्ट आर एक्स, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है इसलिए आई क्या।
और आर बाई बार का आर वाई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वाई एक्सिस है, इसलिए जे क्या पक्का श्योर है। अब मुझे ना ये आर एक्स और आर वाई की वैल्यू चाहिए, वैल्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए प्रॉपर। तो तुम बोलोगे सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बात बताओ, ये ट्राइंगल देखो, राइट? अगर ये आर वाई है, यहाँ से यहाँ ये आर वाई है, तुम में से कोई बोलेगा सर आर वाई बार है, आपको नहीं दिखता क्या? अरे मैं जब इतना बोलूँ तो लेंथ बोल रहा हूँ मैं, और लेंथ वेक्टर नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ से यहाँ वेक्टर बोलूँ तो आर वाई बार है, और लेंथ बोलूंगा तो मैग्नीट्यूड, मतलब कितना? आर वाई। तो ये आर वाई है, तो ये भी कितना रहेगा? आर वाई। तो ये आर वाई रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, मुझे ना ये आर एक्स की वैल्यू चाहिए और आर वाई की भी वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, आर एक्स जो है मेरा थीटा का एडजेसेंट साइड है, और आर वाई जो है वो थीटा का अपोजिट साइड है ना? सबको मैंने बोला ऐसे याद करो। कैसे याद करो बोलो? एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। अरे आया नहीं? अरे तुमने 10 तक रट्टा मारा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कितनी बार बोलूं मैं यार? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो फिर एडजेसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इंटू हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इंटू, ऐसे रहा, ऐसे याद रख, ऐसे चाहिए मुझे। तो अब मुझे बताओ, ये जो ओ एम है या आर एक्स है जो है, वो एडजेसेंट साइड है ना? तो एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस आर है कि आर बार लू? हाइपोटेनस आर बार लू कि आर लू? आर, शाबाश, लेंथ लेनी है इनटू कॉस थीटा। तो एडजेसेंट साइड मतलब कौन भाई? आर एक्स। तो आर एक्स कितना है? आर कॉस थीटा। थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है भाई? आर वाई। तो आर वाई ऑपोजिट साइड, बोल ऑपोजिट साइड। कैसे निकालेंगे ऑपोजिट साइड? एक मिनट, बोलो ना ऑपोजिट साइड कैसे निकालेंगे, वापस भूल गए। बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो हाइपोटेनस को उधर भेज दो। हाँ, तो साइन इंटू हाइपोटेनस कौन होता है? ऑपोजिट। तो बोलो ना ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस वंस अगेन आर है, और आर साइन थीटा। तो पुटअप कर दो यहाँ पे। तो आर बार इज इक्वल टू, बोलो आर एक्स कितना आया? आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। अरे आया नहीं? इसलिए मैं बिंदास होके इसको रिजोल्व करके कॉस थीटा बोलता था, आर कॉस थीटा, और इसको क्या बोलता था? आर साइन थीटा। तुम देखो ना, आर कॉस थीटा ही आता है कि नहीं? और ये क्या आता है? आर साइन थीटा। तो वैसे ही तो मैं करता था। इधर देखो क्या किया था मैंने, वी वी बार है तो इधर क्या किया था? वी साइन अल्फा। और इसको क्या किया था? वी कॉस अल्फा, है ना? ये देखो, जिधर एंगल बना उसको तुम बोलोगे सर उल्टा है, सर आपने इधर कॉस सिखाया हमको। अरे भाई तुमने जो डायग्राम देखा उसमें इधर एंगल बना हुआ है, अरे आया नहीं? तो जिधर एंगल बना हुआ है उधर क्या आया हुआ है? कॉस। देखो ना, कॉस आया हुआ है। और जिधर एंगल नहीं बनाया हुआ है उधर क्या आया हुआ है? साइन आया हुआ है। तो सही तो है। तो आप यही तो करते थे, तुम देखो ना ईश्वर क्या करते थे, जिधर भी एंगल बना हुआ है उधर क्या देते थे? कॉस। और जिधर एंगल नहीं बना उधर क्या देते थे? साइन। तो हो गया प्रूफ, जो मैं कर रहा था वो सही है करके। तो अब बताओ वेक्टर क्या आया आपके पास? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, अब 2 मिनट बस ध्यान दो, हाँ। तो अब मुझे बताओ, वेक्टर आ गया मेरे पास आर कॉस थीटा आई कैप, सब लोग इधर ध्यान दो, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब डे 1 से जो अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आर बार इज इक्वल टू, ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग बता रहा हूँ। आर बार इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इधर भी आर है इधर भी क्या है? आर है। तो दोनों में से आर क्या निकलेगा? तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है ये। तो अब अगर आपको सच में वेक्टर समझता है तो मुझे बताओ, ये एक वेक्टर है, बराबर है? तो वेक्टर है तो हर वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और तो फिर सबको पता है कि आर बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो बचा हुआ वो क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। तो अब मुझे बताओ ये क्या है? ये वेक्टर आर बार है, वेक्टर आर बार। ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। और जो बाजू में है उसके, ये जो है वो क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर बार। बट एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ आर बार ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन कौन देता है भाई? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने का काम किसका है? तो आपको डायरेक्शन ऑफ आर बार लिखने से अच्छा आपको क्या लिखना चाहिए था? यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, राइट? तो इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि ये वेक्टर आर बार, मतलब एक वेक्टर आर बार लाके दिखाया जो उसके सामने उसका मैग्नीट्यूड और आगे क्या है?
डायरेक्शन है। तो नाउ अब आगे सुनते रहो। नाउ मुझे ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, सबको पता है मैग्नीट्यूड आर बार एक तो ऐसे लिखो या जस्ट ऐसे लिखो। तो मुझे ये आर चाहिए, राइट? कैसे कैलकुलेट करें ये आर, सोचो जरा ये आर कैसे कैलकुलेट करें। तो आर निकालने के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्राइंगल देख रहे हो क्या? अब ये ट्राइंगल मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि बार बार पीछे आने के लिए बोरिंग हो रहा है, ठीक है? सो अगर मैंने ट्राइंगल अगर मैंने ड्रॉ किया इधर, वो ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसा था। बोलो इधर क्या था? आर। ये कौन था? आर एक्स। एक और कौन था? वाई। और ये कौन था? थीटा। अब मुझे तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं ये? तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी से बोलो। हाँ, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर। तो अब मुझे आता दोनों तरफ का अगर मैं ये स्क्वायर रूट निकालूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आर इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आया। क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग दो चीजों के ऊपर ध्यान दो सबसे लास्ट। तो नाउ आपके पास वेक्टर आर बार था एकदम शुरुआत में वेक्टर आर बार क्या था? बोलो। वेक्टर आर बार की कहानी यहाँ से शुरू हुई। ये देखो, ये वेक्टर आर बार, ये यहाँ से लो, एकदम यहाँ से, ये अच्छा डिटेल्ड वाला ये। खाली ये मत लो क्योंकि इसमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता ना, डायरेक्शन यहाँ से समझ में आता है। तो एक्चुअल वेक्टर आर बार कितना था? बोलो। आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स, हाँ बोलो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, बराबर है। और फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? जल्दी से बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कितना आया मैग्नीट्यूड? जस्ट अभी अभी निकाला, देखो ना, आर एक्स स्क्वायर प्लस, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है मुझे बोलना क्या है, तुम बस देखते जाओ, मुझे बोलना क्या समझा दूंगा। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है, किस फॉर्म में? आई कैप और जे कैप फॉर्म में। तुम बोले आई कैप फॉर्म जे कैप फॉर्म, मतलब मैं बोलूंगा कंपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर है, और मुझे उस वेक्टर का क्या चाहिए था? बोलो, मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए था? तो क्या होता है मैग्नीट्यूड? आई कैप के साथ जो भी है उसका होल का स्क्वायर, फिर जे कैप के साथ जो भी है उसका होल का, और पूरे होल का क्या आएगा? स्क्वायर रूट। तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वेक्टर क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। अब मुझे पता है तुम्हारे बाउंसर चला गया, इधर क्वेश्चन देखो। फाइंड, अच्छा, ऑब्जेक्ट या एंड इज मूविंग with the velocity v is equal to 3 I cap plus 4 j cap. Find its speed. उस एंट का क्या निकालो? बोलो, स्पीड। दिया क्या है? बोलो, वेलोसिटी। पूछा क्या? स्पीड दिया है। वेलोसिटी वेक्टर दिया है बेटा, वेलोसिटी किस फॉर्म में दिया है? बोलो, वेक्टर फॉर्म में। और पूछा क्या गया है? स्पीड पूछा गया है। अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी दिया है, स्पीड कैसे निकालेंगे? भाई एक बात याद रखना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। वेलोसिटी का जो वही क्या होता है? स्पीड होता है। तो मैं चाहिए तो इधर डिक्लेयर करता हूं, वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इज स्पीड, वो स्पीड होता है। ठीक है, तो फटाफट वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा, पहले वेलोसिटी वेक्टर लिखो। क्या है वेलोसिटी वेक्टर? 3 I कैप प्लस 4 j कैप। अब उसका क्या लिखेंगे? बोलो, मैग्नीट्यूड। क्या आएगा उसका मैग्नीट्यूड? तो अभी अभी विथ प्रूफ बताया तुमको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये वेक्टर है और मुझे उसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। क्या आता है मैग्नीट्यूड? बोलो, अंडर रूट, है ना? तो बोलो अंडर रूट ऑफ व्हाट? आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, और जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। कितना हुआ? 9 प्लस 16, मतलब कितना हुआ? 25। 25 कितना आया? 5। अरे आया नहीं? तो आपका जो स्पीड है वो कितना आया? बोलो, 5 मीटर पर। आप में से जो मैथ्स के स्टूडेंट है, जो पिछला लेक्चर मैथ्स में बैठे थे, वो बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर प्लस माइनस में आता है, तो आपने इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? तो मैं तुमको एक चीज याद दिलाऊंगा पहले लेक्चर में, कि जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है वो रे की लेंथ होती है,
रे की वेक्टर एक रे होता है ना, और रे की जो लेंथ होती है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, बराबर। और लेंथ कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी लोगे वो पॉजिटिव ही लोगे, कभी भी नेगेटिव नहीं लोगे। तो चाहिए तो मैं इधर लिख के रखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, magnitude of any vector is always positive, magnitude of any vector is always positive। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से इधर आने दो सब लोग, बाद में लिखो, रुको रुको रुको, बाद में लिखो। सबसे पहले मैं तो तुम्हें खाली टेक्स्ट बुक का थ्योरी पढ़ा रहा था, रिजोल्यूशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। वापस एक वेक्टर लिया था आर बार, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें उसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट आया। थ्योरी याद है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने आर एक्स बार नाम रखा, वर्टिकल कंपोनेंट को नाम क्या रखा, आर वाई बार। जिन्होंने शुरुआत का मिस किया वो वीडियो देख लेना बाद में। अच्छा, इन दो ये दो अगर आर बार के ये दोनों कंपोनेंट है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन रहेगा, आर बार। रिजल्टेंट मतलब इसको और इसको ऐड करूंगा तो मुझे आर बार आएगा, देखो क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट ये है, क्योंकि इसके ये दोनों कंपोनेंट है तो इन दोनों का ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट। तो दोनों का ऐड करूंगा तो आर बार आएगा। और फिर मैंने तुमको बोला कि हर वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आर एक्स बार को हमने ऐसा स्प्लिट किया, उसका मैग्नीट्यूड लिखा आर एक्स, डायरेक्शन लिखा आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड लिखा आर वाई बार और डायरेक्शन लिखा जे कैप। और अरे बिकॉज वो वाई एक्सिस के अलोंग था और ये एक्स एक्सिस के अलोंग था। फिर आर एक्स की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई आपको, ठीक है। आर एक्स एडजेसेंट साइड था ट्राइंगल में, एडजेसेंट साइड होता है हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, और आर वाई आपका थीटा का ऑपोजिट साइड होता है, वो होता है ऑपोजिट साइड इनटू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, सॉरी ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, यहाँ से ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो आर साइन थीटा आया, तो आर वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक। फिर वहां से ये आगे बढ़े, आर मैंने कॉमन निकाला दोनों में से, तो मैंने देखा कि ये मेरे पास एक वेक्टर आया है, तो हर वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मुझे समझ में आया कि आर मेरा मैग्नीट्यूड है और आगे जो मेरा है वो डायरेक्शन है। अब मुझे उस मैग्नीट्यूड को कंटिन्यू करना था, तो आर अगर मेरा मैग्नीट्यूड है तो मुझे वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने वापस से वो ट्राइंगल कंसिडर किया। उस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो मेरा आर है, तो अगर मुझे आर आर चाहिए मतलब हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए, हाइपोटेनस की लेंथ निकालने के लिए मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने, राइट। तो वहां से आर निकल के आया अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। फिर मैंने उसको समझने की कोशिश करी कि अगर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरा मैग्नीट्यूड आ जाता है, बट पहले आर एक्स और आर वाई मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो फिर मैं थ्योरी में गया और मैंने देखा कि आर एक्स और आर वाई बेसिकली आई के साथ और जे के साथ होते हैं। तो आई के साथ जो होता है वो आर एक्स होता है और जे के साथ होता है वो आर वाई होता है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके आई कैप के साथ जो है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। जे कैप के साथ जो है उसका क्या भी क्या लेंगे, स्क्वायर। और होल का क्या लेंगे, रूट, क्योंकि प्रूफ में भी रूट ही था ना। और इस तरीके से आपके पास उस वेक्टर का क्या आ चुका है, बोलो, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अब मुझे पता है एक कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमने इतना सोचा नहीं कभी, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। तो आपको वेलोसिटी जो है वो कितना दिख रहा है, बोलो, 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। तो एक सेकेंड ना, हाँ। सो हम लोग बात कर रहे थे कि ये ऐसे कैसे दिखता है, ये 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसे कैसे दिखता है, राइट। मतलब वेलोसिटी आज तक कभी 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसा देखा है क्या आपने? 8 9 10 में आपने कैसे देखा है वेलोसिटी, बोलो। 8 9 10 में आपने वेलोसिटी ऐसा देखा है 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कभी देखा है क्या? जैसा मैंने लिखा है ऐसा कभी नहीं लिखा है, राइट। क्यों नहीं देखा है आपने ऐसा, मालूम है तुमको? बिकॉज वहां पे इधर आंदो वहां पे नहीं, क्योंकि 8 9 10 की लेवल में जो है, जो मैं देखता हूँ, हाँ 8 9 10 की लेवल में जो है ना, आप लोग खाली मोशन इन वन डे ही सीखते थे। क्या सीखते थे? मोशन इन वन डे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब ये ऐसा वेलोसिटी क्यों होता है, राइट। सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। ऐसा वाला वेलोसिटी का काम क्या है, मतलब लाइक ये वेलोसिटी क्या है बेसिकली, राइट। सो 3i कैप प्लस 4j कैप को मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक से सुनना, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है,
तो 3i कैप और 4j कैप ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है। वेलोसिटी के कंपोनेंट है। अब सपोज मान लो, सपोज ये रिमोट है, इस रिमोट को मैं अगर ऊपर की तरफ थ्रो करूं, राइट, तो इसको एक ही वेलोसिटी चाहिए। कहाँ, कौन सी वाली वेलोसिटी, जो इसको ऊपर लेके जाए। कहाँ लेके जाए, ऊपर। तुम सोचते रहो, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। अब अगर मैं इसी रिमोट को ऐसे थ्रो करूं, ऐसे, ठीक है, इधर देख लो, सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड में ये फुटबॉल है, या फिर तुम लोग क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे। सपोज एक बैट्समैन है और बैट्समैन ने सिक्स मारना है उसको, राइट। तो सिक्स मारता है तो जनरली जो पाथ है हम लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा वाला पाथ होता है, राइट। तो जब वो सिक्स, जब बैट्समैन ने सिक्स हिट किया है तो जो बॉल है वो ऐसा मूव होता है। तो बॉल का जो मोशन है ना, वो दो डायरेक्शन में है। कितनी डायरेक्शन में, तुम बोलोगे दो कैसे, समझाता हूं मैं। पहली चीज तो बॉल हाइट पे जा रहा है, राइट, और दूसरी चीज वो आगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है क्या? अगर बॉल, अगर मान लो यही से यहां से नीचे गिरा दो, तो बॉल क्या इधर गिरेगा कि यहां गिरेगा? राइट, इधर गिरेगा ना। अगर यही से नीचे खींचा तो बॉल के पास क्या क्या है बोलो, हाइट है और डिस्टेंस है, दोनों है। फाइनली बॉल जब यहाँ आएगा तो उसने डिस्टेंस भी कवर किया होगा और उसने हाइट भी कवर किया होगा। हाइट कवर करके आया कि नहीं हो, और उसने क्या कवर किया है, डिस्टेंस। तो बॉल के पास दो कंपोनेंट्स है। देखो अगर बॉल यहाँ है, देखो बॉल अगर अभी फिलहाल यहाँ है बॉल, तो बॉल के पास क्या हाइट है कि नहीं है और डिस्टेंस नहीं है क्या? कैसे, बॉल को यहां से हिट किया है ना बैट्समैन ने, तो बैट्समैन से दूर है कि नहीं है? तो ग्राउंड से बॉल के पास हाइट भी है, ग्राउंड से बॉल के पास क्या है, और बैट्समैन से उसके पास डिस्टेंस भी है ना। अगर अगर मान लो फील्डर कैच कर भी लेगा तो वो यहाँ पे उसको खड़ा रहना पड़ेगा या यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब वो कैच कर पाएगा ना। तो बॉल के पास डिस्टेंस भी है और हाइट भी है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हाइट भी देना है और डिस्टेंस भी देना है, तो एक वेलोसिटी ये नहीं कर सकती। वेलोसिटी अकेला ऐसा नहीं कर सकता। तो वेलोसिटी जो है डिवाइड हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिवाइड। तो ये देखो, ये देखो, इधर देखो, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को अगर मैं ऊपर ले लूं और जे आई एक्सिस, मतलब अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लूं, सब लोग इधर ध्यान दो यार, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बराबर है, तो ये तुम्हारा एक्स कंपोनेंट है, राइट, बिकॉज ये आई कैप के साथ है, या ये आई कैप है और ये जे कैप के साथ है, तो ये वाई कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है वो आपके बॉल को हाइट देगा। क्या देगा, हाइट। और ये वाला वेलोसिटी जो है वो बॉल को क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अभी मैं नहीं समझा, क्लियर है क्या? और अगर बॉल के पास खाली देखो वेलोसिटी अगर मैंने ऐसी दी होती, सोचो जरा, वेलोसिटी अगर मैंने 4j कैप दी होती, तो बोलो बॉल कहाँ जाता, हाँ, बस ऊपर जाता, क्योंकि उसके पास खाली कौन सा कंपोनेंट है, जे कैप है। नहीं समझा? तो उस बॉल के पास खाली क्या रहेगा, हाइट रहेगा। और अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू मैंने दिया 3i कैप, जस्ट 3i कैप, तो बॉल के पास क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, मतलब वो अलाउंग द ग्राउंड जाएगा। तो जो बाउंड्री मारता है बैट्समैन, तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होती है, बैट्समैन की नहीं, बॉल की। बॉल की वेलोसिटी ऐसी होती है। जब वो जगह पे ऊपर कैच उड़ जाता है, मतलब जैसे कि बाउंसर डाला और उसने मारा ऐसा, और बैट के यहाँ रखा तो बॉल जगह पे वर्टिकली अपवर्ड जाता है, देखा है आपने? तो बॉल जस्ट जगह पे ऊपर गया तो उसके पास खाली कौन सा कंपोनेंट है, जे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट है, अरे हाँ या नहीं? और बॉल अगर आगे गया, मतलब हाइट भी है और डिस्टेंस भी है, तो उसके पास वर्टि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। अभी भी नहीं समझा? हाँ, तो मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी है, तो ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्लियर है ये? ओके, सो चलो नोट डाउन कर लो अभी यहाँ, फिर आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। डन डन। लिखते रहो हाँ।
यहाँ तक आने के बाद बता देना, फिर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक आ गए? हाँ, इधर आने दो अभी। यहाँ पे कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर बार बताओ। आर बार मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्या बताओ, डायरेक्शन। तो याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मतलब उसने जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तुम बोलोगे सर क्यों ऐसा? तो जब आपको पूछा जाता है कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि ट्यूबलाइट किस तरफ है, राइट, तो आप बोलोगे इधर है, राइट, तो आप ऐसे दिखाते हो ना। तो ये बेसिक इधर दिखाया मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना हुआ है, एंगल। तो डायरेक्शन दिखानी हो तो आप लोग क्या दिखाते हो, बोलो एंगल, एंगल दिखाते हो। तो अब मुझे ये एंगल निकालना है, देखो ये वाला एंगल जो आर बार ने, इस आर ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ। तो अगर ये थीटा मुझे निकालना है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में तीन फंक्शन है मेरे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये दोनों कभी नहीं यूज करते। तुम बोलोगे क्यों सर? क्योंकि इन दोनों में साइन और कॉस में हाइपोटेनस आता है। क्या होता है? और हाइपोटेनस मतलब आर, आर मतलब रिजल्टेंट। बट रिजल्टेंट तो 99% में दिया नहीं रहता, रिजल्टेंट ढूंढना पड़ता है। 99% ऑफ टाइम रिजल्टेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो ढूंढना पड़ता है तो हमें इसको अवॉइड करना है। तो अगर इसको अवॉइड करना है मतलब हाइपोटेनस को अवॉइड करना है, तो बचा क्या आपके पास, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो इसमें कौन है बोलो, टैन। तो फिर टैन ही का यूज करेंगे। तो टैन क्या होता है बोलो, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट का ऑपोजिट है आर वाई, ठीक है नहीं, और एडजेसेंट कौन है, आर एक्स। तो आर वाई अपॉन आर एक्स। बट तुम्हें एंगल चाहिए, क्या चाहिए, एंगल। तुमने क्या निकाल लिया है, टैन थीटा, बट मुझे खाली थीटा चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाने जो जा रहा हूँ वो उसका कैलकुलेशन जो है वो 12th में आएगा। बट ये फिलहाल अभी लिखने का तरीका तो 11 में बता रहा हूँ, रीजन 12th में बताऊंगा, क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है 12th में। तो जो टैन है ना उसको राइट में भेजो, ठीक है। तो टैन मल्टीप्लाई में नहीं है थीटा से, अगर मल्टीप्लाई में होता तो उधर जाके वो डिवाइड होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होते नहीं है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो 1 आया, तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब साइन उधर जाके डिवाइड किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज साइन और थीटा अलग अलग है ही नहीं, वो एक साथ है, इसलिए आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे फिर क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सब लोग इधर ध्यान दे, क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना। तो मुझे बताओ, मुझे थीटा चाहिए कि टैन चाहिए, थीटा चाहिए, और मेरे पास कौन है बोलो, टैन थीटा। तो मतलब मुझे टैन को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? तो याद रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करता है उसका इनवर्स। कौन रिमूव करता है उसका इनवर्स? क्या होता है वो फिलहाल नहीं पता, बट वो क्या करता है वो पता है, वो उस फंक्शन को कैंसल आउट करता है। तो मुझे किसको हटाना है? तो चलो ले लो टैन का इनवर्स, लेफ्ट में ले लिया। बट एक चीज है, आप लोग मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन एक तरफ नहीं करते हो, करते हो तो दोनों तरफ। तो लेफ्ट में टैन इनवर्स के लिया, तो राइट में भी क्या लेना पड़ेगा, टैन इनवर्स। बोलो टैन इनवर्स क्यों लिया, बिकॉज हमें क्या हटाना था बोलो, टैन। तो अभी टैन और टैन का इनवर्स हट जाएंगे, तो बचेगा कौन बोलो, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, टैन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। करो नोट डाउन, वापस बोलो, इनवर्स क्या करता है, फंक्शन को रिमूव करता है। तो एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो सब लोग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है मान लो, अगर मैं उसकी दोनों तरफ साइन इनवर्स लिख दूं, दोनों तरफ क्या लिख दूं, साइन इनवर्स, तो अब बताओ साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। ये मैथ्स का फंक्शन ऐसे चलता है, ठीक है। बट इसको लिखने का जरूरत नहीं, बस बस समझा रहा हूँ। हो गया? अच्छा, डायरेक्शन निकालने का दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक तरीका तो लिख दिया डायरेक्शन निकालने का। डायरेक्शन ऑफ आर बार कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एंगल निकालो। दूसरा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार।
ये दो तरीके आप जिससे क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन। ये दोनों में तुम्हें सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसके ऊपर, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर है क्या? लिख के हो गया है क्या? कहाँ तक लिखा? यहाँ तक लिखा? एंगल वाला पार्ट लिख लिया? हाँ, 2 मिनट इधर ध्यान दो। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ वापस से, रुको। तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये तो करवा दिया, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब डायरेक्शन नहीं निकाला, तो इधर मैं क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, फाइंड इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो जल्दी से बोलो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्शन इज, तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्शन इज बोलो tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। ये फिक्स क्वेश्चन है, पकड़ लो, आपके कॉलेज में आने ही वाला है, ठीक है? तो आप समझ लो इसको। तो tan इनवर्स आर वाई का मतलब क्या है? जो जे जे के साथ होता है, जे कैप के साथ होता है, और आर एक्स का मतलब जो आई कैप के साथ होता है। तो जे कैप के साथ कौन होता है बोलो? 4, तो लिख दे इधर 4, और एक्स आई कैप के साथ कौन है? 3, तो लिख दो इधर 3। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 4/3, राइट? इस तरीके से आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाला और वेक्टर का क्या निकाला? डायरेक्शन भी निकाला, ठीक है? और एक कंसेप्ट भी सीखा कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, क्लियर है क्या? और मैंने तुम्हें ये भी समझाया कि वेलोसिटी ऐसा क्यों है, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस दे रहा है, क्या दे रहा है? डिस्टेंस। और दूसरा कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को क्या दे रहा है? हाइट दे रहा है, समझा क्या? और अगर एक ही कंपोनेंट रहता तो ऑब्जेक्ट के पास एक तो डिस्टेंस होता या फिर हाइट होता, बट अगर ऑब्जेक्ट के पास दोनों है, मतलब उसके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट भी दोनों है। समझ में आ रहा है? चलो नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, और जिनका क्वेश्चन नोट डाउन करके हो जाएगा वो लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो हुआ? तो करो ना आगे का क्वेश्चन सॉल्व, खाली क्यों बैठे हो? बस दोनों लोगों का अलग अलग आंसर है। कॉन्फिडेंस अच्छा है वैसे। गलत है भाई, गलत है, गलत है। हाँ, √34। आई कैप, आई कैप के साथ जो है उसका होल का स्क्वायर करेंगे, तो आई कैप के साथ -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो +9 होगा। तो 25 + 9 कितना आएगा? बाबू साहब सही है, माइनस है तो क्या हुआ? तू उस माइनस का होल का स्क्वायर करेगा ना, इसलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया था। तुमने लिखा क्या यहाँ तक बताओ? यहाँ तक लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, तो फिर मैं बताओ मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था P बार इज इक्वल टू -5 आई कैप, और आगे क्या था? 3 जे कैप, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √ऑफ जो भी आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस जो भी जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर, क्योंकि इधर आर एक्स का काम -5 कर रहा है और आर वाई का काम -3 कर रहा है, समझा क्या? तो ये आएगा -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9 है, तो ये 34 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 34 यूनिट। किस किस का आया सही? तेरा ही गलत आया जो। हाँ, आई तो आंसर गलत तो गलत है भाई। थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। सो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ आर वाई इज -3, आर एक्स इज -5, माइनस माइनस कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 3/5।
ये आया थीटा। हो गया। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो फटाफट। Object is moving due to force of 4 I cap, due to force of 4 I cap minus 4J cap acting on it। ठीक है, प्लस ले लो, प्लस। माइनस वाला तो हो गया, प्लस वाला ले लो। कुछ जानबूझ के मैं प्लस वाला दे रहा हूँ। तो 4I cap प्लस 4J cap acting on it, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, उस फोर्स की डायरेक्शन निकालो। आ गया, 2√2 आएगा ना मैडम? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। हो गया। बाकी लोग क्या भजिया तल रहे हैं क्या? इतना टाइम लगता है क्या? हाँ, इतना इजी है। बोलो, वेक्टर को कुछ तो नाम दे दो। क्या नाम देने का है तुमको? हाँ, पी बार। ठीक, ले भाई, पी बार 4I कैप प्लस 4J कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो है प्लस पी जे कैप के साथ जो है वो रहेगा 4² बराबर। तो रहेगा 16 प्लस 16 कितना रहेगा? 32। 32 का मतलब 16 × 2 बराबर। 16 का रूट निकलता है कितना है? 4। तो 4√2, और 4 से इसलिए उसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन। नाम लिया, क्वांटिटी का यूनिट कौन देगा? आधा मार्क कट करना है क्या तुमको? 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आधा नहीं मार्क्स चला जाएगा क्योंकि यूनिट नहीं दे रहे हो। तो क्वांटिटी का नाम दिया तो यूनिट लेना कंपलसरी। अब क्या चाहिए? उसका डायरेक्शन, राइट। सो जो डायरेक्शन है, बताओ डायरेक्शन किसने निकाला? कितना है डायरेक्शन? कितना है? tan इनवर्स ऑफ वे यार, फाइनल बताओ ना, कितना tan इनवर्स? आगे बोलो ना, tan इनवर्स के बाद भी कुछ तो होता है ना। 1 आया। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, पहले tan इनवर्स 1 नहीं निकालते। मैं पहले तुम्हें कुछ डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, सोचो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो फोर्स है, इधर जो फोर्स है उसके कंपोनेंट देखो, ये पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी। मतलब वो फोर्स वेक्टर कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आगे सुनना, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है बोलो? 4। वाई कंपोनेंट भी, मतलब ये भी 4 है। अरे है नहीं? और ये भी कितना है? तुम बोलोगे नहीं सर ये, अरे ये और ये सेम ही होते हैं। तो ये भी 4, ये भी, राइट। और हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। अब सबको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 4 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 4/4 कितना होता है? 1, है ना। और आगे सुन लेना, अब मुझे बताओ tan थीटा, मुझे तो थीटा चाहिए ना। आगे सुनना, आगे कौन है? 1 है। tan में 1 कब आता है? अरे डरो मत, डरो मत, तुम्हें, मुझे पता है तुमको इतना इतना डीप ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, बट सीखोगे ना मेरे साथ, तुम देख बोलते रहो बस। 1, tan में 1 कब आता है? मतलब tan 45, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे फिर? tan 45, राइट। तो tan और tan क्या हो जाएगा? कैंसल। और थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 45। आप में से कितने लोगों का थीटा 45 डिग्री आया? किसी का भी नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, क्योंकि तुमने सोचा नहीं, राइट। अब तुम्हें सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ इधर आन दो।
तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई आपका 4 है, आर एक्स भी आपका 4 है। मैंने इसी रीजन की वजह से इधर चेंज किया था, क्योंकि मुझे तुम्हें ये सिखाना था एक्स्ट्रा कंसेप्ट। तो 4 4 कैंसिल किया तो इधर कितना आएगा 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स ऑफ 1। अब आगे सुनना, अब तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता था, बराबर है। बट जिसको tan का टेबल याद है, तो सबको पता है tan में ऐसे आंसर आते हैं। देखो tan 0 डिग्री कितना आता है 0, tan 30 डिग्री कितना आता है 1/√3, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना आता है 1, tan 60 कितना आता है √3, और tan 90 कितना आता है नॉट डिफ, सर tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, बराबर है। अगर इनमें से कोई नंबर इधर आया 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, इनमें से कोई नंबर इधर आया तो आपको आगे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इधर tan इनवर्स है ना, तो तुरंत याद आना चाहिए यार 1 1 तो tan में आता है, tan में कितना होता है 1 कितना होता है tan 45, तो tan 45 इधर लिख देंगे। और 2 मिनट पहले मैंने समझाया था फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, याद है क्या। तो ये फंक्शन है tan, बाजू में उसका क्या है इनवर्स, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है क्या। तो जो हमने कंसेप्ट से सीखा यहाँ पे, वही चीज हमने फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर ली, राइट। तो तुम में से मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेगा, यार हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना है। तो मैंने शॉर्टकट दिया ना तुमको, जब भी आंसर क्या आएगा 0 या या पॉसिबल आंसर है tan में, तो अगर 0 आया इधर, क्या आया इधर 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 0 आया, तो 0 के जगह पे क्या लिखेंगे tan 0। अगर 1/3 आया तो क्या लिखेंगे tan 30। अगर 1 आया तो क्या लिखेंगे tan 45। √3 आया तो क्या लिखेंगे tan 60। अभी भी नहीं समझा, एक क्वेश्चन कैलकुलेट करो तो तुम्हें माइंड में जाएगा तुम्हारे। देखो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर √3i कैप प्लस j कैप। आया, हाँ बोलो मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर को p बार लिया क्या, तो √3i कैप प्लस j कैप, राइट। मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, आई कैप के साथ कौन है भाई √3 है, तो √3 का स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। हाँ हाँ तो बोलो √3 का स्क्वायर मतलब 3, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो ये आया √4, √4 कितना होता है 2। मैंने वेक्टर का नाम नहीं दिया इसलिए यूनिट भी लेने की जरूरत नहीं, जस्ट यूनिट लिख के छोड़ देना यार, ऐसा यूनिट। ओके, अब लेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ आर वाई है कितना भाई √3, नहीं √3 नहीं यार 1, आर वाई मतलब जो कैप के जे कैप के साथ जो है, और अपॉन √3। अब मुझे आता 1/√3 tan में आता है ना, तो अब tan 30 तो इधर लिखेंगे tan 30, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। कितने लोग आ गया था, शाबाश। हो गया, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट
is moving with velocity 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. Find its magnitude and direction. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे वाले और भी इंपॉर्टेंट। करना नहीं है, तुम बस क्वेश्चन लिख के मेरे इधर ध्यान दो, मेरे कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ करेक्ट, शाबाश, चमक रहा है तेरे को। हाँ बस रॉन्ग सॉल्व कर। हाँ इधर ध्यान दो। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी इस बार मैंने क्या दी है? वेलोसिटी दी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, राइट। अब एक ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव होता है, प्लेन, एरोप्लेन नहीं रे, प्लेन। अब ये दीवार है मान लो, दीवार के पास एक मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट। तो दीवार पे मूव होने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के, क्योंकि अगर एंट को अगर ऊपर जाना है, ऐसे चढ़ के ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाना है तो डिस्टेंस सॉरी हाइट के लिए वाई कंपोनेंट चाहिए, और आगे बढ़ना है तो एक्स कंपोनेंट चाहिए, बराबर है। बट अगर उस एंट नहीं, अभी एंट थोड़ी ना फ्लाई करती है, मान लो मॉस्किटो ले लो, इस मॉस्किटो को इस रूम में फ्लाई करना है, राइट। तो उसको वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट चाहिए। कितने कंपोनेंट चाहिए? तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि वो स्पेस में मूव हो रहा है। तो कहाँ मूव हो रहा है? तुम बोलोगे फिर भी नहीं समझा हमको, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, मुझे 2 पेन दे दो। अभी इधर आंदो को कंसंट्रेट करना। स्पेस में जो है ना, देखो, जब भी हम लोग कोई किसी जगह पे जब स्पेस होती है, स्पेस मतलब एक्चुअल स्पेस, हाँ जगह, राइट। इस रूम में जगह है कि नहीं? तो किसी भी स्पेस के पास लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। जैसे ये रूम जो है, रूम का लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, रूम के पास हाइट भी है। तो अगर किसी मॉस्किटो को यहाँ से यहाँ फ्लाई करना है, बराबर है, तो मॉस्किटो पहले इधर था मान लो। तो एज्यूम कर लो ये जो मॉस्किटो है उसका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से 2 मीटर है, इस वाले से भी 2 मीटर है, और यहां से भी कितना है? 2 मीटर। मतलब उसके पास टोटल कितने कंपोनेंट है? 3। लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। जब वो आगे बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी क्या होगा? चेंज होगा। ब्रेड्थ भी मतलब हाइट भी क्या होगा? चेंज होगा। और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। उसके तीन तीन चीजें चेंज हो जाएगी, राइट। तो जब तीन इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में मूव होना है तो उसके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए और जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर उसके पास दो ही कंपोनेंट है, इधर ध्यान दो यार, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3, जल्दी से देखो अभी सब लोग यहाँ, ठीक है। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, दूसरा है 2i कैप माइनस 3j कैप, और तीसरा है 5i कैप। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, इधर देखो। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा, मतलब इसमें से ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ मतलब मुझे पूरा बोलने दो, राइट। ऐसी मतलब किस वेलोसिटी को देख के पता चलता है कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? v1 खाली किस एक्सिस में जा रहा है? आई कैप है ना, एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों नहीं है, ऑब्जेक्ट खाली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में जा रहा है? प्लेन में, क्योंकि उसके पास कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट बोला तो प्लेन, समझा क्या? और 3 कंपोनेंट बोला तो स्पेस। तो फिर अगर ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मतलब मोशन 3 डायमेंशनल है, अगर ये वेलोसिटी तो मोशन 2 डायमेंशनल है, और ये वेलोसिटी तो मोशन 1 डायमेंशनल है। तो भी नहीं समझा? क्लियर है? अगर मान लो सपोज एक हेलीकॉप्टर है, वो जगह पे वर्टिकली मूव हो रहा है ना, तो वो 1D हुआ, 2D हुआ कि 3D हुआ? 1D, क्योंकि खाली वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो 1D। उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा मुझे? जे कैप, आई कैप, के कैप, क्या क्या होगा? आई कैप? नहीं नहीं नहीं, वो तो डिस्कशन का पार्ट है ना, आपको ऐसे 3 एक्सिस डिसाइड करने पड़ेंगे। तो इसमें से ऊपर ये वाला एक्सिस मान लो जेड है, ये वाला मान लो वाई है, परमानेंट नहीं होता ऐसा, और ये एक्स है, तुम्हारी मर्जी, कोई एक ले लो। तो जेड एक्सिस बोला तो के कैप, वाई एक्सिस बोला तो
जे कैप, और एक्स एक्सिस बोला तो आई कैप। तो हेलीकॉप्टर अगर जगह पे ऊपर जा रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, के कैप। उसके पास एक ही कंपोनेंट रहेगा, अरे या नहीं। अब मान लो कोई पर्सन है, तुम ही हो, मान लो फेल हो गए और बस घर छोड़ के जा रहे हो, ऐसे ले रहे कि नहीं, तो जा रहे हो तो तुम्हारे पास तुम्हारी डायरेक्शन मतलब तुम्हारे पास वेलोसिटी कितने कंपोनेंट होने चाहिए, एक ही ना, खाली रहे नहीं। और तुमको पापा ने ऐसा फुटबॉल जैसा ऐसा लात मार के उड़ा दी, हाँ, कितने कंपोनेंट होने चाहिए, दो। कौन से मालूम है क्या, जे कैप और के कैप, बराबर है। बट तुम्हारे पापा इतने परेशान हुए कि तुम्हें ऐसा ऊपर लेके ऐसा थ्रो कर दिया, मतलब ऐसा इधर स्पेस में थ्रो किया तुमको, नहीं इमेजिन हो रहा है। अरे किस बहुत बहुत डार्क ह्यूमर है, बट ये बिल्डिंग से किसी को धक्का लगा दिया, हाँ, नहीं समझा। तो फिर उसके पास कितने कंपोनेंट रहेंगे, हाँ। एक्चुअली थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा ये भी है कि नहीं नहीं, मतलब अगर वो ऐसा रहेगा, लेट्स से अगर वो ऐसा है, ये ऐसा कुछ है, किस तरीके से ऐसा आ रहा है ना वो, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वो दो ही कंपोनेंट रहेंगे। कौन से दो कंपोनेंट मान लो मैं क्या, सपोज ये जेड है और ये वाई है मान लो, क्योंकि वो ऐसे आ रहा है ना, वो ऐसे नहीं आ रहा है ऐसा, नहीं समझा। तो फिर अगर मान लो, हाँ ठीक है, वो मॉस्किटो है, मतलब बहुत सारा ब्लड सक कर लिया, जिंदगी में बड़ा मजा आ रहा है, तो वो ऐसा ऐसा मूव होगा ना, ऐसा जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो हाइट भी है, मतलब के कैप भी है, इधर आया मतलब जे कैप भी है, और ऐसा भी तो गया था, मतलब आई कैप भी है, तो मोशन इन 3D होगा वो। अभी भी नहीं समझा। तो ये कंपोनेंट से आपको पता चलता है कि मोशन कैसा है, 1D है, 2D है कि 3D है, राइट। अच्छा ये कौन सा रहेगा, 3D रहेगा, राइट। वो बहुत सारा ब्लड ले लिया, वो वाला मॉस्किटो है, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोलो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। इधर माइनस देख के इधर माइनस नहीं लिखने का, उधर जो भी है उसका होल का स्क्वायर करने का, -5 है तो -5 का होल का स्क्वायर करने का, फॉर्मूला में प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4 9 25, शायद 38 आता है कि, हाँ 38 आता है यूनिट, राइट। वेलोसिटी है क्या ये, हाँ वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब क्या चाहिए बोलो, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बोलो डायरेक्शन कैसे निकालू। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोल बोल बोल, आर वाई आर जेड, आर वाई आर जेड। मतलब तेरे को आर वाई और आर जेड पसंद है क्या, आर एक्स पसंद नहीं है, हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलना। हो फिजिक्स का बुक लिख तू, किस हिसाब से, मेरा दिल बोल रहा है ऐसा, हद होगी। बोलो और कुछ, कोई बता पाएगा ये, अच्छा इतना बताओ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी नहीं डिसाइड कर पाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि मोशन 3D है। मोशन कैसा है, वो जो आर वाई अपॉन एक्स है ना, वो खाली 2D के लिए अप्लाई हो सकता है, किसके लिए, 2D के लिए, ओके, क्योंकि वहाँ 2D में ही दो कंपोनेंट होते हैं, तो 3D में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तुम बोलोगे फिर 3D में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो क्या करेंगे, तो मैंने तुम्हें बोले थे दो दो तरीके। आपको अगर याद है, तुम लोग ना मैंने लिखे हुए चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, मैं ऐसे फालतू में कुछ नहीं लिखता हूँ, समझा क्या। सो मैंने तुम्हें बोला था डायरेक्शन निकालने के दो तरीके, एक तो एंगल निकालो, क्या निकालो, या फिर क्या निकालो, यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, है ना। और बहुत पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में या 2 में आपको यूनिट वेक्टर सिखाया था। क्या था यूनिट वेक्टर का काम, क्या होता है आपको अब ऑलरेडी पता होना चाहिए, इतने दिनों से हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे कहाँ बात कर रहे हैं, अरे भाई ये आई कैप जे कैप के कैप ये क्या है, हाँ यूनिट वेक्टर्स है। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, और माइनस और के कैप जेड निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, वो डायरेक्शंस देते हैं, क्या देते हैं, तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे वेलोसिटी का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर।
तो फिर इधर आन दो, हमें क्या चाहिए बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग वी बार, वी बार के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट? तो बताओ जरा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। नहीं, उल्टा बोल रहा है तू। गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तुम में से जिसको भी ये याद नहीं वो ये याद कर लो भाई फॉर्मूला, या फिर इसका वीडियो देख लो। यूनिट वेक्टर अलोंग वी बार, क्योंकि ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको इसके ऊपर अगेन क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप मेरी से एग्नल में हो तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखने वाला है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का, राइट? कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर? जिस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, पहले ऊपर वो वेक्टर लिखने का। पहले ऊपर क्या लिखने का? वो गिवन वेक्टर मतलब जिसका यूनिट वेक्टर चाहिए आप, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखने का। तो अब मुझे बताओ, मुझे यूनिट वेक्टर किसके अलोंग चाहिए? वी बार के अलोंग। किसके अलोंग? तो फिर ऊपर वी बार लिखोगे। कौन है वी बार बोलो? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और नीचे उसका क्या लिखोगे? नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। मैग्नीट्यूड कितना है उसका? √38। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है? डायरेक्शन निकाला मतलब क्या निकाला बोलो? यूनिट वेक्टर अलोंग वी बार, राइट? वापस बताओ, जिस जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले ऊपर वो वेक्टर लिखेंगे जिसके अलोंग क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, और नीचे उसका क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इतना करने से हमें उस वेक्टर का क्या मिलता है? और यूनिट वेक्टर मिलता है मतलब क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? चलो तुम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जल्दी हो गया। हाँ, क्या आया? तो मैग्नीट्यूड हो गया रहेगा √2² माइनस 6² माइनस 3²। तो 2² आएगा 4, ये आएगा 36, ये आएगा 9, तो ये हुआ 49। 49 कितना आया? 7। ओके, उसके बाद ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका, यूनिट लिख देना। और अब डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ऐसा बोलने का, यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा वेक्टर था वो? ए बार। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, तो ऊपर लिखेंगे ए बार, नीचे लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है फॉर्मूला? गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या है गिवन वेक्टर आपका? 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। अच्छा, यूनिट वेक्टर का कोई सिंबल लगाना तो लगा दो भाई, यू कैप। मैच हुआ? कितने लोग मैच हुआ? कॉलेज में आने वाला। निकालो, सॉल्व करो। इतना बताने के बावजूद भी तुम मार्क्स नहीं लाते हो ना, तो फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा। बोलो किसका आ गया? इनफ टाइम दे दिया था मैंने तुम्हें, 3 मिनट दे दिया है। लॉजिक मिला कि नहीं, कि लॉजिक भी नहीं मिला? देखो,
मैंने तुम्हें बोला था अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू, एक ऐसा वेक्टर जो इससे पैरेलल है। जब मैं पैरेलल बोलता हूँ मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन, और जब मैं बोलता डायरेक्शन सेम है मतलब उनका यूनिट वेक्टर भी सेम है। उनका यूनिट वेक्टर भी क्या है? तो मुझे ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इससे पैरेलल हो एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। ठीक, मतलब मैंने तुम्हें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर आंदो अब यहाँ पे, तो लेट पी बार बी अ वेक्टर ऑफ वेक्टर पैरेलल टू ए बार। एज्यूम कर लिया कि पी बार वो वेक्टर है जो ए बार को क्या है बोलो, पैरेलल है। तो अब मुझे वो पी बार ढूंढना है, क्योंकि मुझे वेक्टर, ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ए बार से पैरेलल है। तो सबको पता है कोई भी वेक्टर ढूंढने के लिए पहले चाहिए होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बाद में चाहिए होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन। अरे वेक्टर को कैसे लिखते हैं भाई? वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, पहले क्या लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, एंड बाद में क्या लिखेंगे उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पी बार। तो अब मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पता है आपको कितना है, 10। बस आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ पी बार। पर डायरेक्शन ढूंढना मतलब यूनिट वेक्टर ढूंढना, तो बेसिकली आपको क्या चाहिए बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार। अरे हाँ या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन पी बार की चाहिए तो यूनिट वेक्टर भी किसके अलोंग होना चाहिए, पी बार के अलोंग। अरे हाँ या ना? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एक बात बताओ, पी बार और ए बार आपस में क्या है, तो उनकी डायरेक्शन क्या है? तो अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या रहेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या रहेंगे। तो फिर आगे आगे क्या लिखेंगे बोलो, पी बार इज इक्वल टू 10 इंटू यूनिट वेक्टर, बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार लिखू कि ए बार लिखू, ए बार। तो जो ए बार का यूनिट वेक्टर है वही किसका यूनिट वेक्टर है, पी बार का। अभी भी नहीं समझा? तो बस खत्म हो गया ना भाई, P इज इक्वल टू 10 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। तो ए बार का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, तो पहले ए बार को लिखो 2i प्लस 3j माइनस 6k 5k 5k अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अरे आया नहीं, क्योंकि पहले ऊपर वो वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे जिसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, राइट। तो अब बताओ, ये 10 इंटू, बोलो कितना आया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन कितना आया, रूट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, और ये कितना आएगा 13 प्लस 25 रूट 38 आएगा। सही है, ये आंसर आएगा। एक ही कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था बोलो, पी बार का क्या निकालना, डायरेक्शन, और पी बार का डायरेक्शन निकालना मतलब पी बार का क्या निकालना, यूनिट वेक्टर। बट पी बार का यूनिट वेक्टर वही रहेगा जो किसका रहेगा, ए बार का रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। अरे लॉजिक लगा कि नहीं लगा, कि बाउंसर ही गया है। और अगर लॉजिक लग गया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है कॉल करने के लिए। बोलो हुआ, आया। एंटी पैरेलल का मतलब समझता है क्या, ऑपोजिट। ठीक है, तो इधर आन दो, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड एंटी पैरेलल टू बी बार। तो पहले तो एक काम करो, लेट
vector p bar be the vector anti-parallel to b bar। तो p बार ऐसा वेक्टर लिया जो एंटी पैरेलल है किसको? हाँ ठीक, चलो। तो फिर हमें वो वेक्टर ढूंढना है, अभी p बार ढूंढना है। p बार जो है सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। बाद में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसका दिया है ना 5, बस क्या लिखनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ना। तो हमें किसका यूनिट वेक्टर चाहिए? p बार का। बट p बार और b बार एक दूसरे कैसे? मतलब ऑपोजिट, मतलब उनके यूनिट वेक्टर सेम है, बस डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो फिर ऑपोजिट क्या मतलब? माइनस। और इधर क्या लिखेंगे? माइनस और यूनिट वेक्टर, माइनस द यूनिट वेक्टर अलोंग। p बार लिखू कि b बार लिखू? b बार। अरे नहीं समझा। तुम बोलोगे b बार का क्यों? अरे भाई देख, p बार और b बार एक दूसरे कैसे है? एंटी पैरेलल है, राइट? तो एंटी पैरेलल इसलिए लिखेंगे माइनस, और यूनिट वेक्टर दोनों के सेम ही रहेंगे, राइट? बस और एंटी पैरेलल इसलिए माइनस देने का। तो बोलो p बार इज इक्वल टू माइनस, बाहर लिखो तो -5, और यूनिट वेक्टर लिखो। अभी यूनिट वेक्टर क्या रहता है? b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो -5, बोलो b बार कितना है? बोलो 2i -6j प्लस 3k, और नीचे 7 आया होगा, है कि नहीं 7? बस ये माइनस माइनस क्यों आया तुम्हें समझा कि नहीं समझा? बिकॉज दोनों एक दूसरे कैसे? देखो एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर वही लेने का जो b बार का है, वही लेने का, बस क्या देने का? माइनस, राइट? इसको रीड कैसे करते? इधर आन दो, इधर आन दो, इधर आन दो। देखो रीड ऐसे करते, इधर आन दो सब लोग, कि वेक्टर p बार जो है, वेक्टर p बार का मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो, वो ऑपोजिट है किसकी? बी बार की। और सच है ना वो, क्योंकि वो बी बार से कैसा है? एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट ऑफ क्या? बी बार। तो बी बार का डायरेक्शन निकाला तुमने, बी बार का यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब बी बार का क्या निकाला? डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन को क्या लगा दिया? मतलब उल्टा कर दिया। तो अब वो किसका डायरेक्शन हो गया? बोलो बी बार का। अब भी नहीं समझा? नहीं समझा तो रट्टा ही मार लो, अब क्या करूं? बोलो, हो गया क्या? बोलो आगे। आगे लिखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब लिखते जाओ मेरे साथ।
परसों तो हो गया लिख के। हाँ इधर आन दो, अब यहाँ पे इधर आन दो। देखो क्या लिखा हुआ है। आ, उसके पहले, ये समझने के पहले एक एक मिनट के लिए ध्यान दो इधर। फिर ए बार इज इक्वल टू ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी बार है इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सपोज, राइट। और मैं तुमको बोलता हूँ कि फाइंड करो ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार, इसको फाइंड करने के लिए बोलता हूँ, राइट। व्हाट इज ए बार प्लस बी बार? ए बार प्लस बी बार का मतलब दो वेक्टर को क्या करो, ऐड करो। तो चलो ऐड करो तो दो वेक्टर को। तो ए बार प्लस बी बार क्या है? ए बार तुम्हारे पास बोलो 3i माइनस 4j प्लस 5k, और प्लस बी बार क्या है बोलो 6i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अब तो ये पता है जिन जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है वो ऐड होते हैं, ऑपोजिट होता है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बट तुम बोलोगे ये कैसे समझे कि सेम और ऑपोजिट? सिंपल है ना, आई कैप मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस है ना, जे कैप वाई एक्सिस, ठीक है वैसे। तो अब बताओ ये आई कैप है और ये आई कैप है, इसका साइन प्लस है इसका साइन भी प्लस है, ऐड हो जाएंगे। 6 + 3 कितना होगा? 9 आई कैप। ये जे कैप है ये जे कैप है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4 में से 3 गए, एक माइनस ओ बी माइनस जे कैप, और ये 5k कैप और ये 4k कैप, कितना 9k कैप। तो ये आया तुम्हारा ए बार प्लस बी बार। लगे हाथ अगर तुम्हें कोई ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड निकालने बोले, ए बार प्लस बी बार का क्या निकालने बोला, तो फिर इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, √9² प्लस -1² प्लस 9², 81 + 81 162, और ये 163, बराबर है ना। अच्छा, अब ए बार माइनस बी बार चाहिए मुझे, मान लो क्या चाहिए, ए बार माइनस, ए बार माइनस बी बार क्या होता है बोलो, ए बार में से बी बार सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो करो सब्ट्रैक्ट, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस साइन अंदर गया तो -6i माइनस 3j माइनस 4k, ठीक है। तो अब बताओ ये 3i और ये -6i, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 3 गया, -3i कैप, ये माइनस और ये माइनस ऐड होंगे ना, ये जे कैप, तो -7j कैप, जे कैप ना यार, और ये प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 4 गए, कितना, एक के कैप, अरे हाँ या ना। तो ए बार माइनस बी बार, और मैग्नीट्यूड निकालने बोला तो आप वो भी कर लोगे। तुम बोलोगे बेटा आप यहाँ से समझाना क्या चाहते थे? समझाना मैं ये चाहता था कि मेरे पास दो वेक्टर है, मैंने उनको ऐड किया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या आया, एक वेक्टर ही आया। तुम देख रहे हो क्या, दो वेक्टर को ऐड किया तो एक क्या आया, वेक्टर ही आया। और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तब भी क्या आया, वेक्टर ही आया। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, बराबर है। बट नॉट नेसेसरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या है, वेक्टर ही आए। देखो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर भी आ सकता है, क्या आ सकता है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर भी आ सकता है। इधर गलती से स्केलर लिखा था, वेक्टर कर दो, तुमने भी स्केलर लिखा है, डेंजर लोग है। तुमको ऑप्शन ये लिखते टाइम लगा नहीं कि सर ने सेम ही लिखा है दोनों जगह? बड़े लोग है तुम लोग, बोलो इधर आन दो। दो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ सकता है, स्केलर। और दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि वेक्टर को मल्टीप्लाई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या है, वेक्टर ही आए। क्यों कैसे वो मेरे पे छोड़ दो ना, तुम बस सुनते रहो। वापस बोलो, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। और दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है वो, राइट। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ही होता है, क्या होता है, वेक्टर, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो गया बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या फिर
तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आंसर में भी क्या है? वेक्टर ही आए। बट अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया बट आंसर में वेक्टर क्वांटिटी नहीं आया, क्या आया? स्केलर क्वांटिटी आया। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो गया, बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, राइट? एग्जांपल देता हूं, देखते रहो इधर। ये रन दो यहाँ पे। तुमने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि फोर्स वेक्टर, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जरा याद करके बताओ जरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 9th में क्या होता था? शाबाश, वर्क डन होता था। सही है, ठीक है। सो फोर्स वेक्टर, मैंने वेक्टर क्यों लिखा है आगे मालूम है क्या? क्योंकि तुम्हें पता चले कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेक्चर नंबर 1 याद करो। फोर्स क्यों वेक्टर है तुम्हें समझता है ना? बिकॉज एक डायरेक्शन में लगता है वो। जैसे अभी एक पत्थर उठा के मैंने मारा कहीं एक जगह, तो वो उधर ही लगेगा ना, इधर थोड़ी लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, बराबर है। बट टाइम जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं लगता। अगर टाइम 4 to 6 होगा तो वो मेरे लिए हो रहा है तो तुम्हारे लिए भी हो रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में भी वही टाइम हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी वही टाइम हो रहा है। तो डायरेक्शन के पास कोई डायरेक्शन, सॉरी, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम स्केलर क्वांटिटी है। बट फोर्स के पास एक स्पेशल डायरेक्शन है। पत्थर इधर मारा तो उधर ही लगेगा ना, इधर थोड़ी लगेगा। तो देयरफॉर फोर्स के पास स्पेशल डायरेक्शन है, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो दोबारा से, एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? वर्क डन। सबको पता है वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल है। तुम बोलोगे यूनिट से क्या लेना देना है? अच्छा, यूनिट जूल है, और किसका यूनिट जूल है? एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज वर्क डन जो है वो एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क डन सिमिलर क्वांटिटी, ऐसा मान लो। बट एनर्जी तो स्केलर है, एनर्जी वेक्टर नहीं है। तुम बोलोगे कैसे सर? सिंपल है। अगर मुझे यहां से वहां चलने के लिए 10 जूल एनर्जी लगती है, तो रिटर्न आने के लिए -10 जूल लगेगी क्या? हाँ, वापस से और सोचो। मैं जब आगे बढ़ने के लिए एनर्जी स्पेंड करता हूँ, तो पीछे आने के लिए गेन करता हूँ क्या? नहीं, स्पेंड ही करते हैं। सो देयरफॉर वर्क डन जो है वो हमेशा बढ़ता ही है, कम होता नहीं है। सो देयरफॉर मतलब थोड़ा अलग चीज है। इतना याद रखो कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? एनर्जी के कारण। तो वर्क डन स्केलर है, तो ये दोनों वेक्टर है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया? स्केलर आया। तो नॉट नेसेसरी कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही आएगा। हाँ, इतना पक्का है, बट वेक्टर को ऐड किया तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो वेक्टर ही आएगा। बट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आएगा तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन हो गया, बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर राइट। तो इधर एक बात बताओ, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, हाँ, कहाँ है भाई वो मैंने कहाँ से कहा? वर्क डन, हाँ है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, ये दोनों कौन से क्वांटिटी है? और आंसर कौन है? तो इस मल्टीप्लीकेशन भी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको क्या बोलूं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन? हाँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आंसर में क्या आया है? स्केलर आया है। समझा क्या? और जब भी दो वेक्टर का आंसर स्केलर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डॉट रहेगा। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, अरे वो समझने के लिए कि इनका आंसर स्केलर आ रहा है कि, तो याद रखना कि जब मैं p बार और q बार दो वेक्टर है, अगर मैं उनके बीच में डॉट दिखूं तो समझ जाने का आंसर स्केलर आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है? बट अगर मैंने दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन क्रॉस लिया, क्या लिया? समझ जाने का आंसर वेक्टर आने वाला है। क्या आने वाला है? वेक्टर। तो तुम बोलोगे सर आपने इधर क्रॉस कर दिया तो क्या ये वेक्टर होगा क्या? नहीं भाई, मैं इधर क्रॉस कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स है कि इसका आंसर क्या आने वाला है? वर्क डन। और वर्क डन फिक्स है कि कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मेरे चेंज करने से वो वेक्टर बनने वाला, ये फिक्स होता है, परमानेंटली फिक्स है। अगर किसी दो क्वांटिटी में डॉट है तो वो डॉट ही रहेगा, आप अपने आप क्या नहीं कर सकते? क्रॉस नहीं कर सकते। बस मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आएगा तो बीच में क्या देने का? डॉट। और अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आया तो बीच में क्या देने का? क्रॉस। राइट? तो वापस बोलो, डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है?
स्केलर है। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या है, वेक्टर है। तो वापस इधर आ जाओ, क्या लिखा है देखो, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया, वेक्टर ही आया। अरे चाहिए तो व्हेन लिखो या इफ लिखो, चलो इफ अगर ऐसा हुआ तो, राइट। तो ऐसी प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का वो कौन होता है, वो लोग क्रॉस होता है। और यहाँ पे देखो, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर आया देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो क्या रहेगा, डॉट रहेगा। अभी भी नहीं समझा, राइट। बट अगेन ये मैं तुम्हें अगले लेक्चर में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले। बट यहाँ तक तुम्हें समझा है क्या, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग ये दोनों को कंटिन्यू करेंगे ये। अच्छा, अगले लेक्चर में जब ये खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। सो चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है ये दोनों। हाँ हाँ हाँ, बता दो। इसको स्कैन कर लो भाई।